हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, यूजीसी नेट का आज पेपर 2 का जो भाषा विज्ञान है उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि एक तरफ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका जो तर्क दिया हुआ है, बताना है कि तर्क सही है या स्टेटमेंट सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है या फिर दोनों सही है। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि स्थापना में लिखा है कि आ बड़ी ए उ ओ जो है वो ह्रस्व स्वर है, यानी कि छोटे स्वर हैं। ठीक है। फिर तर्क में लिखा है कि जब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगना समय लगे तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है, दुगना समय लग रहा है नहीं, बल्कि इसमें हाफ समय लग रहा है, मतलब कि आधा समय लग रहा है। ठीक है, तब उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और यहाँ पर ये सभी जो है बेसिकली ये बड़ी, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये भी गलत है, यानी ये दोनों ही क्या है, गलत है। अब देखिए लिखा है यहाँ पर 68 में कि वह एकमात्र दंत्योष्ठ वर्ण है। तो ये बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया है। तर्क में लिखा है क्योंकि इसका उच्चारण दांत एवं होठों के सहयोग से होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ट वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो ये बात गलत है, स्पर्श संघर्षी नहीं होते हैं बल्कि मूर्धन्य होते हैं। उसके पश्चात तर्क में लिखा हुआ है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण से वायु स्पर्श के साथ साथ घर्षण करके मुख से निकलती है उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है स्थापना में कि किसी वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्ण जो होते हैं, प्रथम एवं तृतीय, वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। और दूसरे और चौथे को महाप्राण बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में कम मतलब अधिक समय लगता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं महाप्राण। तो इसमें लिखा है ख घ ये सभी क्या है, महाप्राण है, महाप्राण है। अगर अल्प प्राण पूछता तो ये हो जाता हमारा क और ग, ये हो जाता अल्प प्राण। ठीक है, तो ये जो है तर्क गलत है लेकिन स्थापना सही है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अल्प प्राण वर्ण इनमें से कौन है। तो देखिए अल्प प्राण क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया कि 1 और 3 पर जो होता है वो होता है। तो 1 और 3 पर कौन है, क और ग है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया एलिमिनेट करके, इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसका मिला लीजिए, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा किसमें है बताइए, तो ये हो जाएगा दूसरा चौथा, ख और घ है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो दूसरा चौथा आप दो भी मिला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए उपसर्ग एवं उदाहरण, तो निर जो है एक तरह से उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा निर्वाह। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रति का हो जाएगा प्रत्याहार या प्रत्यक्ष। उसके बाद प्र का हो जाएगा प्रख्यात या प्रसाद। उसके बाद देखिए सम का हो जाएगा संसर्ग या संयोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्रिया है और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया रमन यहाँ से जा चुका, ये क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, संयुक्त क्रिया कल पढ़ाया था कि अर्थ की दृष्टि से बेसिकली क्रिया के जो भेद होते हैं उसमें एक होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे यहाँ लिखा ना जा चुका, तो जा चुका है, तो इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है इसकी विशेषता हो जाती है कि इसकी जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य होती है। ठीक है, और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेष उत्पन्न करती है, यानी रमन यहाँ से जा चुका है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। फिर उसके बाद नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया है कि यह जमीन दबंगों ने हथिया ली, तो ये हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको बोलते हैं नाम बोधक क्रिया। फिर उसके बाद देखिए क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया क्या हो जाएगा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। मतलब संज्ञा इस तरीके से प्रयुक्त होने लगे कि वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है ना कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो धूम्रपान करना जो हो जाएगा कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। और किसके लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए। फिर उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बताइए, तो जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो,
जैसे कि देखिए इस नदी को तैर कर क्या कर लेगा, वह पार कर लेगा, दो क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है दही जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि दही एक तरीके से द्रव्य पदार्थ है, और द्रव्य पदार्थ क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो द्रव्य पदार्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जैसे इसमें लिखा है ना त मूर्धन्य वर्ण में आता है, तो त नहीं आता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य में आता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी रवि नहा रहा है अकर्मक क्रिया है, तुमने पतंग फाड़ दी सकर्मक क्रिया है, ओ जो है वो कंठ्योष्ण वर्ण है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, जैसे देखिए लिखावट, तो यहाँ पर आवट प्रत्यय है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा, उच्च निम्न और सम, तो ये हो जाएगा सुर के भेद, क्या हो जाएगा, सुर के भेद है, उच्च निम्न और सम। स्वर और व्यंजन खंड ध्वनि होता है, पहले ही मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में पढ़ाया था, ये खंड ध्वनि होता है, खंडेतर नहीं होता है, ठीक है, सुर खंडेतर में आता है, उच्च निम्न और सम जो लिखा है ना ये हो जाएगा, और बलाघात इत्यादि जो होता है ये खंडेतर के अंतर्गत आता है। मध्य स्वर अ निकलता है, मैंने ये भी आपको बताया है, और समृद्ध समृद्ध ये दोनों नहीं है, समृद्ध का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप पिछले क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा है ना संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं है कि वो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने, तो ये बात गलत है, संयुक्त क्रिया में ये चीज आवश्यक होता है, ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। कॉमन सेंस भी लगाएंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए लिखा हुआ है कि वाक्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, बिल्कुल गलत है, 3 प्रकार होते हैं। फिर देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, सही बात है, मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाया है कंटेंट वाली क्लास में, थ्योरी वाली क्लास में, नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बाकायदे बना हुआ है। देखिए मिश्र वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि संयुक्त वाक्य संयोजक अवयवों से जुड़े हुए रहते हैं, ये चीज सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए सुमेलित कीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ वाक्य संबंधी अर्थ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए राहुल आ गया, तो राहुल आ गया का हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। उसके बाद देखिए यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ये क्या होगा, संकेत दिया गया है, तो संकेतवाचक वाक्य। राहुल यहाँ बैठो, ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, उसे आज्ञा दिया जा रहा है कि राहुल यहाँ बैठो, इस तरीके से। फिर रामू दिल्ली से आ गया होगा, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य, तो ये क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का क्रम, जैसे कि देखिए जनप्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास और जन्मांध। जन्म से अंधा, जन्मांध का क्या होगा, जन्म से अंधा, और युद्धाभ्यास यानी युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। प्रेमातुर, प्रेम के लिए आतुर। फिर है जनप्रिय यानी जनों का प्रिय। अब देखिए यहाँ लिखा है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही क्रम, जैसे देखिए बहुब्रीहि चंद्रशेखर, फिर उसके बाद है द्वंद्व, द्वंद्व का हो जाएगा शीतोष्ण, शीत और उष्ण। उसके पश्चात द्विगु, द्विगु आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक नंबर होता है, संख्यावाचक शब्द होता है, जैसे कि देखिए सप्तर्षि यानी सप्त ऋषि, मतलब होता है कि 7 ऋषि। उसके बाद देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहीं ना कहीं उसके कर्म को बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कारक है और परसर्ग है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कर्म कारक। कर्म कारक के लिए होता है को। कर्म कारक कौन सा होता है? को। बचपन में हम लोगों ने कितना याद किया है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है करण कारक। करण कारक का हो जाएगा से के द्वारा। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? किसी को कुछ देना, यानी के लिए। और अपादान कारक। अपादान कारक हो जाता है से अलग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक तरफ संज्ञा है और उदाहरण है। लिखा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में है मकान, नगर और जेब्रा। भाववाचक संज्ञा में है चतुरता, वैर और प्रशंसा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में? लकड़ी, ऊन और प्लास्टिक। उसके पश्चात समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा समिति, संघ और कुंज। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं, तो याद रखिएगा कि इकहरा, दोहरा, ये क्या है? संख्यावाचक। फिर है प्रत्येक और पांच पांच, ये भी क्या है? संख्यावाचक। अब देखिए लिखा है तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपर्युक्त में दिया गया विशेषण कौन सा हो जाएगा, बताइए? तो अंधा और बुरी, और फिर हो जाएगा वह अच्छे। ये हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम आप, जो, कोई, खुद। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए निम्न में सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा वह, वे, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू आता है, तुम आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और वह, वे, ये जो हो जाता है ना, ये अन्य पुरुष में आता है। किसमें आता है? अन्य पुरुष में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो त्रैमासिक एवं निरोग परिमाणवाचक विशेषण है, ये चीज गलत है। ठीक है, अब देखिए दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो संयुक्त वाक्य में शीला कमरे में गई और सो गई, सही है। फिर है रवि आज घर पर था, इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया। उसके बाद है आज वर्षा हो रही है और रवि भी घर आ रहा है, यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फिर देखिए प्रेरणार्थक क्रियाओं के एग्जाम्पल में हो जाएगा पिटवाना, पिटवाना और कटवाना। ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि किसी की बेसिकली प्रेरणा के द्वारा कार्य को करना। तो 2 और 4। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी युग्म सही है, तो सबसे पहले देखिए लुंठित वर्ण जो है वो र हो जाता है, उसके बाद पार्श्विक वर्ण ल हो जाता है, उसके बाद उक्षिप्त वर्ण ये ढ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये वाला क्वेश्चन 93 नंबर की लिखा है पहले में परिभाषा, दूसरे में उससे किससे संबंधित है। जैसे देखिए इस समास में पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यह विभक्ति युक्त समास होता है। तो हम सबको पता है ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष में होता है कि जो सेकंड वाला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, फिर लिखा है दूसरे में लिखा है इस कारक का प्रयोग आधार के अर्थ में होता है, यह कारक क्रिया के होने का स्थान या समय बताता है, इसे परसर्ग में या पर होता है, तो ये हो जाएगा अधिकरण। उसके पश्चात देखिए इस संज्ञा से किसी भी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, तो यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुण का यूज हो गया ना, दशा व्यापार, तो ये भाववाचक। फिर उसके बाद है यह क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले प्रयुक्त होती है और अंत में कर या करके जुड़ी रहती है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ एग्जाम्पल है, दूसरी तरफ वाक्य संबंधी अर्थ भेद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए रवि इसी पार्क में खेलो, आज्ञावाचक है। फिर उसके बाद है वह शादीशुदा है भी या नहीं, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। अब देखिए आपका जीवन सफल हो, यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा। फिर है वाह हम तो मैच जीत गए, यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा विस्मयवाचक, क्योंकि वो चौंक गया ना, उसे उम्मीद नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
ये जुलाई 2018 में आया था। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। फिर देखिए लिखा है कि न वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब देखिए लिखा है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष ध्वनि हो जाएगा प और फ। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखिए ल जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। उसके बाद देखिए कंठ्योष्ण ध्वनि कौन सी है? तो ये हो जाएगी कंठ से निकलने वाली ध्वनि, मतलब क। फिर उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये हो जाएगा क्य।